जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सागर। स्वागत करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल लेट्स ग्रो पे। तो दोस्तों, आज की हमारी ये दूसरी क्लास है जिसमें हम पढ़ रहे हैं एनआईएस की बुक, जो कि टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप सभी को पता होगा कि जो एनआईएस की जो बुक होती है उससे लाइन टू लाइन क्वेश्चन आते हैं। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने इस पर कमांड कर लेना तो हमारा मोस्टली पेडागोजी का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। और हाँ, एक बात और, जो टीजीटी का एग्जाम होता है उसमें जो 10 नंबर की पेडागोजी आती है वो भी एनआईएस से ही आती है, और जो पीजीटी का एग्जाम होता है उसमें जो 10-20 नंबर की पेडागोजी आती है वो भी एनआईएस से ही आती है। तो शुरुआत करते हैं अपनी दूसरी क्लास की। अगर बोलने में थोड़ी आपको ये लगे कि भाई हिचकिचाहट हो रही है तो भाई नॉर्मल है, क्योंकि भाई अभी कैमरा फेस करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक हो जाएगी। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, क्योंकि जो यूनिट है भारत में प्रारंभिक शिक्षा, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। शुरुआत करते हैं। इसको समझने से पहले मैंने भारत का मैप बनाया है कि जो प्राचीन काल में जो भारत में शिक्षा दी जाती थी वो किस तरीके से दी जाती थी, उसका स्तर कैसा था, उसका माहौल कैसा था, गुरु को क्या समझा जाता था, गुरुकुल की क्या भूमिका थी। तो इस टॉपिक को एक मैप के थ्रू समझने में आसानी रहेगी, इसलिए मैंने भारत का मैप बनाया है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि यूनिट में क्या दे रखा है क्या नहीं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। क्या है ये? मानव प्राचीन काल का ये भारत है हमारा, और यहाँ पे भारत में गुरुकुल बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों। तो क्या है पहला पॉइंट? प्राचीन काल में गुरु की अवधारणा, यानी माता पिता समान और देवता से बढ़कर। कहने का मतलब ये है, जो प्राचीन काल में भारत में जो गुरु था वो माता पिताओं से बढ़कर गुरु को मानते थे, और गुरु को देवताओं से बढ़कर भी माना जाता था, क्योंकि जो गुरु था अपने आप में एक बहुत बड़ी पदवी थी कि जो गुरु का स्थान था समाज में सबसे बढ़कर था। इसी वजह से गुरु को है जो समाज में देवताओं से बढ़कर और माता पिता से बढ़कर माना जाता था। अगला पॉइंट क्या है? गुरुकुल में निश्चित अवधि, मतलब क्या था? मान लेते हैं कि विनोद है, विजय है, ये निशु है, ये प्रीति है, और ये काजल है। ठीक है दोस्तों। हमारा सेकंड पॉइंट क्या था? गुरुकुल में निश्चित विधि। मान लो क्या था? विनोद, विजय, निशु, प्रीति और काजल, इन सभी को जाना है गुरुकुल में शिक्षा लेने के लिए। यह है गुरुकुल। तो जो ये शिक्षा लेने के लिए गुरुकुल में जाएंगे तो इससे जो गुरुकुल की जो शिक्षा होती थी ये एक निश्चित अवधि के लिए दी जाती थी। जैसे आज भी हम स्कूल में जाते हैं तो हम 12 तक स्कूल में पढ़ते हैं, तो एक निश्चित अवधि है कि भाई 12 साल तक हम स्कूल में रहेंगे। उसके बाद हम यहाँ से स्कूल को छोड़कर अपने कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। यही चीज है, एक निश्चित अवधि होती थी गुरुकुल में रहने की, वहां पे शिक्षा ग्रहण करने की। ठीक है दोस्तों। आगे पॉइंट है, सभी विद्यार्थी समान थे, भेदभाव रहित और अमीर गरीब। मतलब क्या है इस लाइन का? मतलब ये है कि जो भारत में जो गुरुकुल बने हुए थे इसमें सभी विद्यार्थियों को गुरुकुल में समान समझा जाता था। मतलब कि जो चाहे वो अमीर हो या गरीब हो या छोटा हो या बड़ा, कोई भी हो, गुरुकुल में सभी को एक समान समझा जाता था, किसी तरीके का भेदभाव नहीं होता था। आपने महाभारत भी देखी होगी। महाभारत में जैसे दुर्योधन, कौरव और पांडव जैसे मिलकर रहते हैं, वहां पे गुरु की तरफ से कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन ये जो आपस में भाई होते हैं वही एक दूसरे से भेदभाव करते हैं। लेकिन जो गुरुकुल की जो शिक्षा थी वो यही थी कि भाई किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। तो यही रीजन है कि सभी विद्यार्थियों को समान समझा जाता था और किसी के साथ भेदभाव नहीं होता था। आगे बढ़ते हैं। गुरुकुल शिक्षा निःशुल्क थी। मतलब क्या है? जो भारत में गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती थी वो बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती थी वो निःशुल्क थी, किसी तरीके का कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। शुल्क लेने का मतलब क्या है भाई? किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाता था। मान लो आज भी बहुत सारे स्कूल कॉलेज हैं जो गुरुकुल की तरीके के हैं। आज भी बहुत सारे स्कूल और कॉलेज हैं मतलब जो गुरुकुल के तरीके से काम करते हैं। जैसे जो जनजातीय इलाके में जो स्कूल है वहाँ पे भी किसी तरीके का पैसा नहीं लिया जाता। क्यों नहीं लिया जाता? कि भाई जो उनका मकसद है, उनका मकसद यही है कि भाई हमें ना बच्चों को शिक्षा देनी है, और इस तरीके की शिक्षा देनी बच्चों को, ताकि वो अपने जीवन में विकास कर सके, अपने भावी जीवन का निर्माण कर सके। यही चीज़ है दोस्तों। इसी वजह से गुरुकुल में जो शिक्षा थी वो निःशुल्क दी जाती थी, क्योंकि जो उस समय शिक्षा दी जाती थी गुरु के द्वारा
वो इतनी पावन समझी जाती थी, मतलब इतनी अच्छी समझे जाते थे कि भाई जो विद्या ना, विद्या का दान होता था, उससे बढ़कर कोई चीज नहीं दुनिया में। यही चीज है कि विद्या दान को सर्वोत्तम सबसे बड़ा दान समझा जाता था। आगे क्या है, भिक्षा माधुर्य के रूप में सामाजिक गुणों का विकास। मतलब क्या है इस लाइन का मतलब यह है कि जो गुरुकुल था, अब दोस्तों गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती थी वो तो निःशुल्क थी। अब जब गुरुकुल में जो शिक्षा निःशुल्क हो गई, तो अब ये बताओ गुरुकुल में जो खर्चे होंगे वो किस तरीके से मैनेज होंगे। तो इसके लिए क्या होता था भाई, जो विद्यार्थी होते थे, मान लो जैसे ये विद्यार्थी हैं, ये क्या करते थे भाई, गांव में जाते थे समाज के लोगों में के बीच में, तो वहाँ पे क्या करते थे, भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। भिक्षा मांगने से क्या होता था भाई, ये जैसे समाज के लोगों से बातचीत करते आपस में, इनके अंदर सामाजिक गुणों का विकास होता, एक जो आपस में भेदभाव का जो विचार होता था वो भी दूर होता, एक छोटा बड़ा ऊंच नीचे का जो विचार मन में आने होते थे वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाते थे। इसी वजह से जो शिक्षा थी वो इस तरीके से बच्चे को डेवलप करती थी कि उसके जो सामाजिक गुण है वो ऊपर आए, वो बच्चे का विकास करें, यही चीज है दोस्तों। आगे क्या है, गुरु मुखिया होता था और माता पिता समान, जो हमने पढ़ लिया है कि भाई जो गुरु होता था, जो गुरु होता था वो गुरुकुल में जो है मुख्य होता था और उसको माता पिता के समान समझा जाता था, उससे बढ़कर कोई नहीं था। मतलब पूरी धरती पर गुरु से बढ़कर किसी का स्थान नहीं होता था, यही है इस लाइन का मतलब। आगे क्या है, गुरुकुल विद्या निःशुल्क थी, शुल्क लेना वर्जित था, विद्यादान सबसे अच्छा था। मतलब जो हमने यही पढ़ा है कि जो गुरुकुल था उसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता, कोई पैसा नहीं लिया जाता था। भाई ये था गुरुकुल का सिर्फ एक ही मकसद था, हमें शिक्षा देनी है और वो भी निःशुल्क, ताकि बच्चे का निर्माण हो सके, समाज में एक अच्छे लोगों का निर्माण हो सके। इसी वजह से गुरुकुल में शिक्षा निःशुल्क दी जाती थी। अगला पॉइंट क्या है, गुरुकुल के लिए दान, राजा, दानशील लोग और गुरु दीक्षिणा के रूप में। मतलब कहने का मतलब क्या इस लाइन का मतलब ये है, जो ये भारत में गुरुकुल होते थे इनको चलाने के लिए जो राजा लोग थे उस समय में ये दान देते थे, और जो दानशील लोग थे जैसे हमारे रतन टाटा थे जो अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने कितना पैसा दान दिया स्कूल के लिए, हॉस्पिटलों के लिए, समाज के कल्याण के लिए, वो कुत्तों से कितना प्यार करते हैं, ये सबको पता होगा। तो भाई यही कहने का मतलब है कि जो गुरुकुल था, ये जो गुरुकुल बने हुए थे इनको चलाने के लिए राजा, दानशील लोग दान देते थे। और कुछ दान कहाँ से आता था, जैसे मैं गया गुरुकुल में, जैसे ये है विनोद, विजय, निशु, प्रीति और काजल, इनकी शिक्षा गुरुकुल में पूरी हो चुकी है। तो अब जब ये गुरुकुल से शिक्षा पूरी करने के बाद वापस जाएंगे तो ये अपनी इच्छा से गुरुकुल को कुछ दान देंगे, गुरु जिसको गुरु दीक्षिणा बोला जाता है, उसके थ्रू भी गुरुकुल का खर्चा चलता था। ये इसी को गुरु दीक्षिणा के रूप में भी जाना जाता है। आगे है, गुरुकुल जीवन आत्म संयम, तबका और धन संग्रह की अनुमति नहीं थी। कहने का क्या मतलब है, जो गुरुकुल में जो ये विनोद, विजय, निशु, प्रीति और काजल को मतलब ये जो एडमिशन लेते थे, इनके लिए क्या गाइडलाइन थी कि भाई इनको आत्म संयम के साथ रहना है और अच्छे तरीके से शिक्षा ग्रहण करनी है, ना तो इनको धन इकट्ठा करना, ना किसी प्रकार का दिखावा करना कि मैं बड़ा हूँ या छोटा हूँ या किस तरीके का हूँ। गुरुकुल में जो था सिर्फ यही था कि ये सब समान है, किसी प्रकार का इनके साथ भेदभाव नहीं होता था, सबको समान समझा जाता था, ना तो ये धन इकट्ठा कर सकते थे, ना किसी प्रकार का और तरीके से व्यय कर सकते थे। यही हमारी गुरुकुल की व्यवस्था थी उस समय पर। सिर्फ जो इस सारी प्रणाली को देखता था वो गुरु देखता था, गुरु के ही द्वारा सब कुछ इस गुरुकुल का संचालन होता था, कैसे क्या करना है क्या। अगर आपको इस क्लास में कुछ भी प्रॉब्लम लगी तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में इसको ठीक कर सकूँ।